बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। आज है 8 जनवरी है, 7 रोज़ गुजर चुके हैं 2026 के। अभी मैं आने से पहले बात कर रही थी मेकअप रूम में कि भाई आपने इस 7 दिनों के अंदर कोई तब्दीली अपने अंदर महसूस की है या नहीं की। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि क्या तब्दीली हमारे अंदर आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तब्दीली नहीं आई। आपने अभी तक अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर जो उम्मीदें फिलहाल नहीं काम किया, नहीं अभी शुरू नहीं किया, चिट्ठी ना कर दिया, साल पड़ा हुआ है, अभी कर लेंगे। ये करते करते ना हम आखिरी हफ्ते पर आ जाते हैं दिसंबर के, और हमारी वो जो सारी तवक्कुआत होती हैं अपने आप से, जो हमने इम्कानात बांधे हुए होते हैं अपने आप से, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो तब्दीली लेकर आया 2026 वो इंतहाई और शदीद किस्म की ठंड है। और ठंड की वजह से जो तबीयत ऊपर नीचे हो रही है ना, मुझे भी अभी भी फील हो रहा है कि मुझे अभी फ्लू होने वाला है। पता लग रहा है आप इस्लामाबाद में? मुझे तो बहुत तेज से पता चल चुका है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद की ठंड जो है ना वो सेहत पर असर हो रही है। हाँ, सेहत पर अब असर हो रहा है। हाँ, यहाँ पर लोगों को बहुत सारे और भी एलर्जीज के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं सर्दियों में। बहरहाल जी, ये तो था, हमने सोचा कि सेहत के मसाइल के बारे में बात कर लें। लेकिन सेहत का एक और मसला भी है। आपको पता है कि चैट जीपीटी से सेहत के बारे में सवाल, ये मसला या हल है? तो हल है, हल है, मसला नहीं है। खैर हाँ, आप सही कह रही हैं। ओपन एआई के मकबूल तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई चैट बोर्ड चैट जीपीटी ने ये इंकशाफ किया है कि रोजाना 4 करोड़ अफराद चैट जीपीटी को सेहत से मुतालिक सवालात के जवाबात जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारिफीन की जानिब से अलामात, फिर अद्वियात या इलाज के तरीकों और दीगर तफसीरात के उसूल के लिए भी चैट जीपीटी से रुजू किया जाता है। लेकिन इसमें मसला है। क्या मसला है? मसला ये है कि आप जरूरी तो नहीं है चैट जीपीटी आपको सही जवाब दे रहा हो, मतलब आप कुछ मसला बता रहे हो, वो हर बंदे की अपनी मतलब आपके दोस्त से बेहतर बता सकता है। ये मैं बता दूं, अगर आपका दोस्त डॉक्टर नहीं है ना, आप कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, तो दोस्त कहता है कि भाई ये दवाई खा लो, ये कर सकते हैं सेहत के मामले में। कुछ हद तक मुझे लगता है कुछ हद तक किया जा सकता है, हल्का फुल्के उससे जो है ना आप तजवीज़ ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि चैट जीपीटी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको रूल्स अपने फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता है। लेकिन आपने कभी यूज़ किया वैसे? अपनी तबीयत ख़राब हो रही हो तो सेहत के मामले में मैंने अभी तक नहीं पूछा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या बात है, मैंने वैसे पूछा है कई मरतबा स्किन के मामले में ना, मुझे तो हेल्प आउट किया। जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, मैंने एक्चुअली टेस्ट करने के लिए पूछा था कि जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया उसी चीज़ का बताता है या नहीं बताता, तो चैट जीपीटी ने वही बताया था और यही लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कंसर्निंग सिचुएशन ये है कि ये डॉक्टर्स का ऑल्टरनेटिव तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है ना चैट जीपीटी, वी डोंट नो, क्योंकि अगर हमारे पास वो मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है जिसकी हमें पता होता है, उसके ऊपर यकीन होता है कि डिग्री इनके पास मौजूद है, जब तक उनसे इसकी अप्रूवल नहीं आएगी ना, तब तक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनमें से 5% ऐसे हैं, 5% से ज़ायद बल्कि सेहत से मुतालिक बताया जा रहा है। और इसी तरह चैट जीपीटी के 80 करोड़ में से 20 करोड़ सार्फिन हर हफ्ते कम अज़ कम एक बार सेहत से मुतालिक ज़रूर कोई ना कोई सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उनमें से बेशतर अफराद ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सर में होने वाला दर्द कितना संगीन है या पेचीदा तशखीस का है। वैसे सर का दर्द जो है ना आजकल बहुत बड़ा मसला है, माइग्रेन का जो इशू है, और लोगों को मेरे ख्याल से सबसे कॉमन मसला ही सर का दर्द है। कौन सा बंदा है, मुझे लगता है टीन एजर्स में या उससे कम बच्चों में भी। मुझे याद आता है कि जब गूगल नया नया आया था ना, तो लोग अपने सिम्टम्स उसके ऊपर लिखा करते थे और फिर डॉक्टर्स ने ना हाथ जोड़े, जितने भी पेशेंट्स उनके पास आते थे, कि भाई अल्लाह का वास्ता है इंटरनेट से मत पूछा करें कि आपकी क्या तबीयत है या किस तरह से पहुंच चुकी है, क्योंकि वो एट द एंड या तो आपको कैंसर की तरफ ले जाता है या फिर कोई बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो लेट्स होप चैट जीपीटी या एआई के मामले के अंदर इस तरह से ना हो। लेकिन अगेन मैं एक मरतबा फिर से रीइटरेट करूंगी इस बात को कि ये डॉक्टर्स का, जो कि एक फिजिकल इंसान डॉक्टर होता है ना, उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं अपने सियासी मामलात के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो है वो कल हमारी नज़रों के सामने से गुजरा, जो कि स्टेटमेंट तो नहीं था, एक तकरीर के दौरान तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने एक बात कही। शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की इंग्लिश के ऊपर वो काफ़ी बरहम हो गया और ये कहा कि आइंदा उर्दू में तकरीर करनी है और अगर उर्दू में तकरीर ना की तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, कॉन्वोकेशन चल रहा था ये पेशावर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी का, कहा क्या है उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं। वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होती हैं। और ये मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ और तीसरी दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आएगा।
बहरहाल अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा अगर हुआ तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को और बाकी यूनिवर्सिटियों को भी हिदायत की है कि आपने भी उर्दू में तकरीर आपको क्या लगता है ये उनकी तरफ से सही कहा गया है? मेरे ख्याल से हिदायत- नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। ज़बान का क्या है, आप अगर आपने किसी भी ज़बान में आप तकरीर करें, इवन पश्तो में भी करें, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर आप पश्तो में करें, उर्दू में करें या इंग्लिश लेकिन में उर्दू करें, हमारी कौमी ज़बान भी तो ठीक है, कौमी ज़बान हम बोलते हैं, हम बोलने में ज़रूर उसको इस्तेमाल एक्चुअली आई करना एग्री चाहिए। विद यू, आप बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। ठीक है, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर आपसे भी सवाल हो सकता है ना कि आप जब जलसों में तकरीर कर रहे होते हैं तो पश्तो में ना बात किया करें, पश्तो में क्यों बात करें? हमारी दफ्तरी ज़बान वैसे भी इंग्लिश ही है, आई मीन इसमें क्या गलत बात है? उर्दू अच्छी ज़बान है, बोलनी चाहिए, इसके ऊपर काम भी होना चाहिए, लेकिन यू कैन नॉट बाउंड एनीवन कि आपने सिर्फ इंग्लिश में नहीं करनी है, उर्दू में ही करनी है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, चाइना लेकर चलते हैं आपको अब। और चाइना के अंदर इस वक्त हम सब जानते हैं कि आइस एंड स्नो फेस्टिवल चल रहा है, और इस फेस्टिवल के अंदर जो है ना 42 जोड़ों की इज्तमाही शादी हुई है। हमें लगता था कि पाकिस्तान के अंदर ही जो कुछ रिमोट एरियाज़ है ना वहाँ पर इज्तमाही शादियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी जनाब इज्तमाही शादियाँ हुई हैं, और देखिए सारे ही मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं। आपको पता है -20 यहाँ टेम्परेचर है आइस एंड स्नो फेस्टिवल का बताया जा रहा है, और इतनी ठंड में जमा देने वाली सर्दी में ये जो जोड़े हैं इन्होंने शादी की है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, खुश होना भी चाहिए। वैसे एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे तो सारे, आई मीन ऐसे कहना नहीं चाहिए, वैसे बोलने के बाद ना मुझे भी नहीं, एहसास कपड़ों इस के चीज़ का हुआ है। कपड़ों वाइज मैं कह रही हूँ, Definitely. देखिए एक ही जैसी ड्रेसिंग पाकिस्तान में आपने देखी, जब इज्तिमाई शादियाँ होती तो ऑलमोस्ट एक जैसे कपड़े पहनते, तो मुझे अच्छी वाइब देती है वो चीज़। अच्छा, ये भी अच्छी वाइब नजर आ रही है, लेकिन यह है कि डेफिनेटली इनके लिए बहुत ही यादगार रहेगा ये दिन। शादी जब भी हो तो वो किसी भी लड़की या लड़के की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम दिन होता है। इनके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा कि इनके साथ और भी 42 जोड़े जो है ना वो मौजूद है जिन्होंने शादी की थी। अच्छा जी, हम स्विट्जरलैंड की तरफ लेकर चलें आपको। स्विट्जरलैंड लिए चलते हैं, जहां पर न्यू ईयर नाइट पर आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक होने वाले अफराद को दिल बनाकर एक खराज अकीदत जो है वो पेश किया गया है। जो अफराद चल बसे थे, उन अफराद की याद में स्केयर्स ने दिल बनाया है और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है। तो ये मुख्तलिफ जेस्चर्स जो हैं वो दुनिया भर में दिखाए जाते हैं जब भी इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है या कोई हादसा या कोई वाक़या हो जाता न्यू ईयर है। नाइट पर एक स्की रिजॉर्ट के अंदर ये वाक़या हुआ था, आतिशज़दगी हुई थी, जिसके नतीजे में 40 से ज़्यादा लोग जो है ना उनकी जान चली गई थी। तो इस वजह से अब इनको खराज अकीदत पेश किया गया है। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कराची के एक अहम मसले की हमने बात करनी है। कराची में इंसदादे तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का दायरा कार अब मजीद बढ़ा दिया गया है, इसको मजीद वसी कर दिया गया है। अकबर रोड की मोटरसाइकिल मार्केट के बाद अब MA जिन्ना रोड के करीब तिब्बत सेंटर, वहां पर ऑटो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट को भी सील कर दिया गया है। और हुकाम इस बारे में ये बता रहे हैं कि ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में कम अज़ कम 86 दुकानें ऐसी हैं जिनको इस वजह से सील किया गया है कि उनमें काम के दौरान गाड़ियों को सड़क पर खड़ा किया जाता था, और जब गाड़ियां ज़ाहिर है सड़क पर खड़ी हो जाती हैं तो वहां पर जो गुजरने वाली ट्रैफिक है उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये अपेरेंटली तो बहुत अच्छी खबर लग रही है कि कम अज़ कम इस बारे में सोचा जा रहा है और काम किया जा रहा है। लॉन्ग रन के लिए क्या इसका हल निकाला जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और यही मसला जो हम बता रही हैं ये अकबर रोड पर भी देखा जा रहा था, जहां पर 115 दुकानें अभी तक सील की जा चुकी हैं, और उसकी वजह से मुतादिद मार्केट्स जो हैं वो कई रोज से बंद भी नजर आ रही हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर, जो स्टेटस है इस ऑपरेशन का वो क्या है, ये सब हमारे साथ साजिद आवान पहले मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे, देन वापस आएंगे तो बात करेंगे एक स्टेक होल्डर से जो कि डायरेक्टली देख रहे हैं इस ऑपरेशन को। साजिद, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है, जो स्टेटस है ऑपरेशन का वो क्या है? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में, और एक बात कहना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ नोटिस लिया गया और उसके बाद कमिश्नर कराची को अहकामात दिए गए, और कमिश्नर कराची की जानिब से कराची के तमाम ही अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्हें अहकामात दिए गए कि इंक्रोचमेंट का फौरी खात्मा किया जाए। हमने देखा कि अकबर रोड पर भी कार्रवाई की गई है, तिब्बत सेंटर के करीब और सदर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट टीमें जो है वो मुतहरिक नज़र आ रही हैं। कई दुकानें जो है वो सील
की गई हैं, होटल सील की गए हैं, लेकिन इसका जो देरपा असरात हैं वो कैसे मुरतब होंगे, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे इदारे हैं जो कि इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट के काम करें, जिसमें टाउन के एंटी इंक्रोचमेंट टीमें काम करती हैं और दूसरा KMC की एंटी इंक्रोचमेंट टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंक्रोचमेंट बेहद शहर में बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से सड़कें जो है वो कंजस्टेड हो चुकी थी और ट्रैफिक जैम के मसाइल सामने आते थे। जिस मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये कराची का दिल सदर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, जिसके खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट का कुछ हद तक खात्मा ज़रूर हुआ है, लेकिन जैसे ये ऑपरेशन ख़त्म होते हैं उसके बाद दोबारा इंक्रोचमेंट लगना शुरू हो जाती है। और इसकी एक वजह यह है कि जो टाउन के जो एंटी इंक्रोचमेंट टीमें हैं या KMC की एंटी इंक्रोचमेंट टीमें हैं वो बेहतर अंदाज में काम नहीं कर रही और यहाँ पर करप्शन का उनसर भी जो है वो सामने आता है और यहाँ पर इल्जामात लगाए जाते हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर वो पैसे देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट करते हैं। तो ये सारे मसाइल जो है वो सामने, लेकिन एक और चीज बता दें फिर हम अपने मेहमान की तरफ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि कहा तो जा रहा है यहाँ पर गाड़ियां खड़ी ना किए, तो वहां पर क्या पार्किंग प्लाजे बाकायदा बनाए गए हैं? तो लोग अगर सामने गाड़ियां खड़ी ना करें तो कोई ज़ाहिर जगह तो उनको चाहिए होगी, पार्किंग प्लाजे बने हुए वहां पर? जी देखें, KDA की जानिब से सदर में एक पार्किंग प्लाजा बनाया गया था और उस पार्किंग प्लाजा का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि शहरी और कारोबारी हजरात जो हैं ये कुछ गलतियां उनकी भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी शॉप के सामने गाड़ियां पार्क करें ताकि वो नज़र में रह सके। पार्किंग प्लाजा जाने की जहमत नहीं करते, जिसकी वजह से सड़कों पर ही वो गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। और इस तरह के बहुत से इलाके हैं, अगर सिटी कोड की बात की जाए तो MA जिन्ना रोड पर दोनों अतराफ में 2-2 से 3-3 लेन में गाड़ियाँ पार्क की गई हैं और एक पैच जो है वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए रखा गया है। तो काफी ज्यादा शहरियों को मसाइल होते हैं, ट्रैफिक जैम के मसाइल हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसेज जो हैं वो काफी ज्यादा फंसती हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत होती है, मरीजों को वो नहीं पहुंच सकते अस्पतालों में। शहर में ये सबसे बड़ा मसला है कि इंक्रोचमेंट के साथ साथ जो गैर कानूनी पार्किंग है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। साजिद, आप साथ ही मौजूद रहिए। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात भी की है कि यहाँ पर करप्शन का उठाया जाता है, और तो हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो साहब खुद ही मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये राइट नाउ इस टाइम के ऊपर जस्ट बिकॉज CM की तरफ से कहा गया कि फौरी तौर पर एंटी एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया जाए, तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, इसलिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। नॉर्मली हालात क्या होते हैं? क्या उस वक्त इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना अहम मौजू पे हमें ऑनलाइन लिया है। देखिए जी, हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से एंड कमिश्नर साहब की तरफ से डायरेक्शंस हर वक्त आती रहती हैं और हम इस पे काम भी करते रहते हैं। तमाम इदारे इस पे काम कर रहे हैं। इस बार हमने इस पे तेजी इसीलिए लाई है कि शिकायत, पब्लिक कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों की शिकायत बहुत ज्यादा हमें ऑनलाइन थ्रू लेटर थ्रू एवरी डिफरेंट करस्पॉन्डेंस हमें शिकायत मौसूल हो रही थी, और इस चीज के मद्देनजर रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके और तमाम एसोसिएशंस, बिजनेस एसोसिएशन को साथ लेके हमने ये कार्रवाइयाँ की हैं। तो ये पहली बार हमने इस पे तेजी जरूर लाई है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ हमारी रूटीन बेसिस पे चलती रहती हैं। रूटीन बेसिस पर अगर चलती रहती हैं तो फिर हालात इस दहश पर क्यों पहुंचे कि CM साहब जो हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, उनको नोटिस लेना पड़ा? देखिए जी, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा गुंजान पब्लिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कॉमर्स एक्टिविटीज ज्यादा हो रही होती हैं। वहाँ पे जैसे आपके भी रिपोर्टर साहब फरमा रहे थे कि कुछ पार्किंग के इश्यूज हैं और लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं रोजाना बेसिस पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर बहुत ज्यादा आपके बिजनेस हब्स हैं। उस वजह से मूवमेंट ज्यादा है लोग। और दूसरा ये कि कुछ हमारी तरफ से भी कुछ है, कमी कोताही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं एंड आई होप कि अब ये इशू बेहतर हो जाएगा। अच्छा जावेद साहब, थोड़ा ये भी बता दें कि पूरी मार्केट्स को सील करना क्यों ज़रूरी समझा? जो लोग ठीक है जो वायलेट कर रहे हैं कानून को, उनको सज़ा हो जाती या उनकी दुकान को बंद कर दिया जाता, पूरी मार्केट्स को क्यों सील किया गया? देखिए जी, जिला इंतजामिया साउथ ने कभी भी ये नहीं हमने ये हमारी ना ही ख्वाहिश है, नहीं हमने चाहा कि किसी के बिजनेस को खराब करे, किसी के रोजी को खराब करे। देखिए हमारी कोशिश है कि जो लोग इस सारे कारोबार में मुलव्विस हैं, अब जो सारे इस इंक्रोचमेंट में मुलव्विस हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पथारीदार हो, चाहे वो पथारा लगाता हो, वो रेडी लगाता हो या किसी ओपन स्पेस पे कब्जा किया हो,
हमने उन सबको आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन हमने चूज किया है। पूरे मार्केट आप देख लेना, हम अब जैसे अकबर रोड की बात हो रही थी, अकबर रोड में 96 दुकानें थी। 96 में जब हमने सर्वे किया तो आउट ऑफ 96 आपके 91 शॉप्स के सामने इंक्रोचमेंट। तो डेफिनेटली जो इन्वॉल्व है, जो इसमें इन्वॉल्व था, हमने उन सब पे अक्रॉस द बोर्ड हमने इन सब पे कार्रवाई की है और किसी को भी कोई रियायत लोगों नहीं पर भी की है। कार्रवाई हुई है जो करप्शन में मुलव्विस पाए गए, क्योंकि हमारे साथ ही मौजूद है अभी भी हमारे नुमाइंदे साजिद, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन का अंसर भी पाया जाता है कि यहाँ के जो दुकान के मालिकान होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो पैसे देते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो बाहर ही रखी रहें। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक, या कोई इन्वेस्टिगेशन इवन हुई है जो करप्शन करते हैं? जी, इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें भी मौसूल हुई हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको बता दूं कि हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने इन्हीं करप्शन चार्जेस पे और इनएफिशिएंसी चार्जेस पे अब तक जो है 4 अफसरान मुअत्तल कर चुके हैं और डिफरेंट टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड कमिश्नर साहब को भी ये कंप्लेंट्स, कमिश्नर साहब ने भी इस पे सख्त नोटिस लिया हुआ है और इस पे कार्रवाइयां बिल्कुल हो रही हैं। जहां जहां हमें इन अनासिर का पता चला है, ऐसे लोगों का पता चला है जो इन्वॉल्व हैं इस तरह के प्रैक्टिसेस में, उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां की हैं और भेजा भी है रिपोर्ट। क्या कार्रवाई हुई है, थोड़ा सा ये बता दें, और क्या सजा हुई है किसी को? जी, मैंने पहले जैसे कहा ना कि तकरीबन 4 अफसरान सस्पेंड हो चुके हैं इनएफिशिएंसी और इस तरह के प्रैक्टिसेस में और डिफरेंट एजेंसीज के हैं। अब इसमें खुशी वाली बात यह है कि मेयर साहब भी इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमने जब उनको इस तरह के इनएफिशिएंट लोगों या करप्ट प्रैक्टिस के बारे में बताया तो उन्होंने भी बड़ा सख्त नोटिस का लिया है और काफी अपने अफसरान को शोकास नोटिस भी जारी किए हैं। न सिर्फ केएमसी कमिश्नर साहब, हम सब ने इस तरह के केसेस कुछ एंटी करप्शन को भी फॉरवर्ड किए हैं जो इन तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और डेफिनेटली हम नहीं छोड़ेंगे जो भी बिल्कुल सही है। जावेद साहब, कुछ एसओपीज होते हैं ना कहीं पर भी काम करने के या किसी भी चीज़ के, ये मार्केट में जो लोग जिनकी दुकानें सील की गई हैं या पूरी मार्केट सील की गई है, क्या उनको एसओपीज का पता था? उनको नोटिस कोई भिजवाया गया था इस कार्रवाई से पहले? देखिए जी, ये हमारा फेज 2 है। हमने फेज 1 में एसओपीज जो हमें हमारे कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर कराची डिवीजन ने दिए थे, हमने वो सारे एसओपीज जो हैं इनके डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, रिटेलर, होलसेलर, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मार्केट एसोसिएशन, सबको हमने वो फर्स्ट फेज में एसओपीज दे दी थी। सेकंड फेज में हम जब इस जो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है हमारा, दैट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस फेज, उस वजह से हमने ये ऑपरेशन किया क्योंकि हमें ऑलरेडी हम एसओपी शेयर कर चुके थे। ये दूसरी पहले भी ये दुकानें सील हुई थी और उनको एसओपीज दे दिया गया था इंक्लूडिंग द चालान। उन एसओपीज को जिसने फॉलो किया हमने सील नहीं किया, जिन्होंने फॉलो नहीं किया हमें एज पर लॉ हमें कार्रवाई करनी पड़ी उनके खिलाफ। ठीक है जावेद साहब, साथ ही रहिए। साजिद, आप सुन भी रहे हैं डेप्यूटी कमिश्नर साउथ की बात। वो कहते हैं कि नॉर्मली भी यहाँ पर चलता रहता है ऑपरेशन, काम होता रहता है, आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, ऐसा ही है वहाँ पर नॉर्मली होते रहते हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा हो तो? जी देखें, डिप्टी कमिश्नर साउथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इंक्रोचमेंट के वाक़तन ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर जो है ये भी कुछ नहीं कर पाते और उसकी वजह यह है कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो कुछ इलाकों में है। जिस तरह के सदर का इलाका है वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं इन पथारा माफियाज़ को, और सेकेंडली कुछ मकामात पर वो इदारे जो कि ज़िम्मेदार हैं इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के, उनके अफसरान जो हैं वो ख़ुद मुलव्विस होते हैं इन तमाम चीज़ों में। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो केएमसी, डीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस, ये तमाम ही जो इदारे हैं उनके कुछ करप्ट अफसरान जो हैं वो यहाँ पर भत्ते वसूल करते हैं। रोज़ाना की एक जो पथारा है उससे 150 रुपये वसूल किए जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़ायद पथारे जो हैं वो सिर्फ सदर में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है बीठादर की, खारादर की और जो होलसेल्स मार्केट हैं वहाँ पर बहुत सारे पथारे लगे हुए हैं और बाज़ मकामात पर ऐसा भी है कि दुकानदार ने खुद पथारा लगाया और उससे किराया भी वसूल करता है। तो ये सिलसिला इस शहर में जो है एक अरसे से जारी है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ये ज़रूर कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से गाहे बगाए नोटिस लिया जाता है, लेकिन इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया गया और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सी शिकायत ऐसी आई हैं कि मरीज़ जो है वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट है, सड़कों की बंदिश है, ट्रैफिक जैम है, ये तमाम मसाइल हैं। अगर एम ए जिना रोड से अगर आप
नुमाइश से लेकर टावर तक पहुंचे तो ये महज 2 किलोमीटर की ये एक सड़क है, लेकिन यहाँ से गुजरने में आपको कम से कम पौना घंटा लग जाता है और बाज़ औक़ात शाम के औक़ात में 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि फुटपाथों से बाहर दुकानों का सामान पड़ा हुआ और उन सड़कों पर जो है वो पथारे लगा दिए गए हैं और कई मकामात पर 2 से 3 लेन में पार्किंग कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्टक हो जाती है। सिर्फ एक लेन पे जो है वो ट्रैफिक चल रही होती है। तो ये शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं, आप खुद भी बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं इस मामले के ऊपर, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, ताकि दोबारा से ये इंक्रोचमेंट करके तजावुजात करके ना बैठ जाएं। किस तरह से इंश्योर किया जाएगा इस चीज़ को? लास्ट कमेंट ले लेते हैं जावेद साहब का। जावेद साहब, मेरा सवाल कि किस तरह से इंश्योर किया जाएगा या लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाएगा ये जो भी मकासद हासिल किए जा रहे हैं इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से? देखिए जी, ये एक इट्स जॉइंट सारा जो इस पे जॉइंटली हम कर रहे हैं। मेरी इस सिलसिले को लेके मीटिंग हुई है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज थे बट उसमें तमाम एसोसिएशंस थे। जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम एसोसिएशंस के सुदूर भी थे, उनके नुमाइंदगान थे, उनके लीडर्स थे। उनके साथ बैठ के हमारी बड़ी तवील मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें लिख के दिया है कि अब जिस दुकान के सामने पथारा होगा या जो दुकान खुद अपना सामान फुटपाथ में रखेगा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये सारी चीजें हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं और मैं जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें अब हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही हैं। तो अब ये लाएमल जो है हम सब मिलकर इस पे कर रहे हैं। Which is a good news. Thank you so much in Godspeed जावेद साहब, और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कंटिन्यू कीजिए अपने ऑपरेशन को। आई होप कराची वालों के लिए आसानी हुई इस ऑपरेशन के बाद। एंड आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आप सदर में मौजूद थे और ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने रखी है। तो मुझे लगता है कि कराची वालों के लिए स्पेशली वो जो एरिया है ना, क्योंकि वो बहुत ही रशी एरिया इसी वजह से है कि वहाँ पर तजावुजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और हम उम्मीद करते हैं कि कराची वालों के लिए इस मसले का जो हल है वो निकाला जा सके और लोग भी वहाँ पर जो मौजूद होते हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो भी कोऑपरेट करें इदारों के साथ। जब आप इस तरह के ऑपरेशन कर रहे थे वो आपकी हमारी भलाई के लिए होते हैं, तो आपको भी इदारों के साथ कोऑपरेट करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और मुल्क की सियासी कशीदगी पर एक नज़र डाल देते हैं। और इसी तनाजुर में सियासी कशीदगी जो चल रही है उसी में नेशनल डायलॉग कमेटी ने अहम मुतालबा अब सामने लाया है और कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। और नेशनल डायलॉग के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में कौमी डायलॉग का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी जमातों, वकला, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। और इस पहली नशिस्त में जमात इस्लामी, MQM समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का जो तरीक़ाकार होगा या जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें कमी किस तरह से लाई जा सकती है या एतमाद साजी के इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। बड़े अहम नाम हमें नजर आ रहे हैं इस कमेटी के अंदर। फवाद चौधरी साहब ने एलामिया ये पढ़कर सुनाया और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी हमें नजर आए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हम अक्सर सवाल करते भी हैं और हमारे जहनों में भी होता है कि भाई हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने तौर पर चाहते तो हैं मुज़ाकरात हो, लेकिन लगता है ऐसा कि किसी मीडिएटर को रोल प्ले करना पड़ेगा। तो क्या ये कमेटी जिसकी अनाउंसमेंट कल हुई है नेशनल डायलॉग कमेटी की, क्या ये रोल प्ले कर सकती है या नहीं कर सकती, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एलामिया के बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कमेटी बनाने के लिए हिदायत देने पर जोर दिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा किया गया है और मीडिया सेंसरशिप के खात्मे और सियासी मुकदमात ख़त्म करने जैसे मुतालबात भी शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल डायलॉग कमेटी के रुकन महमूद मौलवी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं सारे मामलात को और कितने पुर उम्मीद है कि ये कमेटी कोई रोल प्ले कर सकती है। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये कमेटी अचानक से किस तरह से इसका क़याम अमल में आया और कितनी आपको तवक्कुआत या एक्सपेक्टेशन है कि कोई अहम रोल प्ले करेगी? देखिए, नेशनल ये जो हमने बनाई है डायलॉग कमेटी, इसमें काफी लोग हैं और ये जो है इसके क़याम ऐसे आया कि हम ये देख रहे थे कि कोई भी PTI के जो इस वक्त लोग हैं वो और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपस में इतने उलझे हुए कि हमने सोचा कि देखें जी, ये इनके सबके सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके डायलॉग करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मुज़ाहमत की सियासत से हम जो है इत्तेफाक नहीं करते। इसीलिए हमने ये एक कमेटी बनाई है जिसमें हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कह रहे हैं कि देखें जी, आप लोग आए, टेबल पे बैठे हैं और टेम्परेचर्स को नीचे लेके आए, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को,
ताकि बिल्कुल मुल्क सही में जो महमूद है मौलवी साहब, आप कह रहे हैं सारी जमातों को मिल बैठने की आप दावत दे रहे हैं। अब देखना ये है कि सारी जमातें क्या वाकई मिल बैठती हैं या नहीं, और जो अभी पहली नशिस्त हुई है उसको आप किस हद तक आपको लग रहा है कि ये कामयाब इसको समझ रहे हैं, ताकि आगे मजीद नशिस्तों की आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, क्योंकि ये पहली नशिस्त थी और उसके बावजूद आप देखें कि काफी लोग थे, और मैं कहूँगा कि इसमें जो है सियासी शख्सियात भी थी, जिसमें मैं कहूँगा कि खाकान अब्बासी साहब थे, और जमात इस्लामी के बलोच साहब थे, पीटीआई के जो बेसिकली मैं कहूँगा एमएनए, वो जो मरवत साहब थे, एमएनए मरवत साहब थे, बैरिस्टर सैफ साहब जो कि काफी एक्टिव पीटीआई में नेगोशिएशंस में थे। जो पिछले 2 नेगोशिएशन जो हुए थे, उसमें जो है बैरिस्टर सैफ साहब जो है मेन किरदार इनका ही था। आप देखें जेलों में जाना, आप खान साहब से मिलना, ऐसा ही है। तो वो उनके पैगाम थे, लेके आना। क्योंकि वो देखें ये वो लोग सब हैं जो कि चाहते हैं कि जी मुफाहमत हो और चीजें बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क के अच्छा और महमूद अवाम के मौलवी साहब, मफाद। बड़ा इंटरेस्टिंग भी एक ये जो फैक्टर है एलामिये का कि सदर, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी जो है ना, उसकी तजवीज़ दी गई है। आपको लगता है इट्स अ बिट टू एम्बिशियस, या फिर वाकई में हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जो सेकंड टियर की क़यादत है वो नहीं कर सकती है मुज़ाकरात? देखिए, ये अगर बैठ के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे इन्होंने लंदन में बुलाया था, मिसाल के जमहूरियत किया था, तो एक दफा और देखें, बुलाएं सब लोगों को, इन लोगों को, और देखें एक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ कोई, मैं कहूंगा कि एग्रीमेंट हो जाए मुल्क के मफाद में। देखिए, हमें तो मिसा के मईशत भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोग अभी हमारे पास, वो कुछ लोग जो थे, मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क में रह रहे हैं, वो कह रहे थे हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। उसकी वजह ये है कि आज कोई पॉलिसी है, कल कोई पॉलिसी है, तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज भी जो है ना आनी चाहिए, जो कि कम से कम 5 से 10 साल के लिए हो, ताकि इन्वेस्टर्स इधर का रुख करें। अनस्टेबल पॉलिसीज में लोग जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, ये देखिए इस वक्त 3 बड़े हैं, और बाकी लोगों को मिलके मौलाना साहब के साथ मौलाना फजल रहमान साहब हो, पीटीआई हो, देखिए, और पीटीआई में हम कहेंगे कि वो लोग जो कि सेम लोग महमूद हैं, मौलवी साहब, जो कि आपने 3 बड़ों का जिक्र किया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 5 बड़े बैठेंगे तो फिर ही कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकल सकता है। अब पीटीआई भी मुज़ाकरात के रास्ते को जोड़ती है कैदियों की रिहाई से, तो आपकी जो कमेटी है वो ये इसकी वजह क्या समझती है कि मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब कैदियों की रिहाई होगी? देखिए, हम सियासी कैदियों को हम मुज़ाकरात से इसलिए जोड़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो लोग जो कि पीटीआई के पुराने सियासी लोग हैं, मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी और ये जो 4-5 और लोग हैं जो कि मेन करता धरता पंजाब के, मैं कहूँगा पीटीआई के हैं, महमूदुर रशीद है और दूसरे सब जो यास्मीन लोग राशिद हैं, साहिबा हैं। जो है वो लोगों के साथ बैठ के अगर नेगोशिएशन हो, तो वो मेरे ख्याल से जो है पीटीआई के चेयरमैन जो कि इस वक्त खान साहब हैं, इनको भी वही लोग बैठ के समझा सकेंगे। उसकी वजह ये कि ये कदावर सियासतदान हैं, और इनकी जो मैं कहूँगा से खान साहब के तरफ एक और बड़ा अहम मामला है ना कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है महमूद मौलवी साहब, एक और बड़ा अहम मामला कि ऑपोजिशन लीडर अभी तक कोई मौजूद नहीं है ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, तो उनकी तकर्री कब तक हो सकती है फौरी तौर पर? आपकी क्या तवक्कुआत हैं और क्या आपको लगता है कि पीटीआई मान जाएगी अचकजई साहब को ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए? क्योंकि स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि पीटीआई के लोग उनके पास जाकर कहते हैं कि हमें कबूल नहीं है कि उनको बनाया जाए ऑपोजिशन लीडर। देखिए, अब ये तो इस वक्त तो देखें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम तो एक और चीज हमने जो है वो मेरे ख्याल से हमने पीटीआई को रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त जो है केपीके में वो फौरी तौर पे जो है हमारे अस्करी क़यादत के साथ फुल सपोर्ट करें,
दहशतगर्दी के अगेंस्ट, और ये जो है मैं कहूँगा कि बॉर्डर से टेररिज्म जो हो रहा है, इसके जो है पूरी सपोर्ट हमें देनी चाहिए, पीटीआई को देनी चाहिए, हमारे अफवाज को। आप वजह ये देखें कि कितने हमारे रोज तकरीबन कई लोग जो है इस वक्त हफ्ते में जो है शहीद हो रहे हैं हमारे फौज के। तो इनको जो है अगर पॉलिटिकल सपोर्ट भी केपी के हुकूमत देगी तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। देखिए सियासी इख्तलाफात जो है वो तो आदमी बैठ के कभी भी सॉर्ट आउट कर लेता है। मुल्क है तो सियासत चलती रहेगी और हम सब हैं। मुल्क को कुछ होता है तो उसमें जो है फिर सियासत किस काम की। तो हम चाहते हैं कि वो वहां पे पीटीआई की पूरी सपोर्ट जो है फौज को होनी चाहिए, ताकि ये जो है ये टेररिज्म को ये बिल्कुल महमूद साहब, आप सही बात कर रहे हैं कि मुल्क है तो हम सब है, अगर मुल्क नहीं है तो सियासत किस काम की है। लेकिन यही बात सियासतदानों को समझ में आने की ज़रूरत है। पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं अभी जो इकदाम किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, कमेटी के दीगर मेंबरान की तरफ से, क्या वाकई टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ सकता है? जी देखें, क्यों नहीं आएगी। अगर देखें एक कदम केपी गवर्नमेंट बढ़ती है और पूरी सपोर्ट करती है इसको मैं कहूँगा हमारे फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को, तो ये एक खुशाइन रद्दोबदल होगा ना। अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये एक और बड़ा अहम मामला कि सियासी मुकदमात जो हैं उनको ख़त्म करने की सिफारिश भी की गई है इस एलामिया के अंदर, जो कल फवाद चौधरी साहब ने पढ़ के सुनाया। लेकिन हुकूमत कहती है कि भाई वो तो अदालतों का मामला है। क्या रिस्पॉन्स आया है इस सिफारिश के बाद हुकूमत की तरफ से? देखिए इस वक्त फिर मैंने जैसे कहा कबल वक्त है, देखें हुकूमत के जवाब क्या आता है। हुकूमत देखिए, हुकूमत जो है, हम मिले थे PMLN के जो स्पीकर थे राना सनाउल्लाह साहब से और जो है वजीर कानून से मिले, और वाकई में मैं कहूँगा कि उनकी जो नीयत जो थी, उन्होंने कहा देखिए हम चाहते हैं बात करें ताकि जो है मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और हम सब सियासतदान हैं, हमें मिल बैठकर चीजों को हल करना है। मुझे तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस जो है PMLN की तरफ से नजर आया, और ये मैं कहूँगा कि ये मुल्क के मफाद मतलब आप के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं इस बारे में, जो कि बड़ा खुशाइंद है। और कमेटी के दीगर मेंबरान में आई होप कि वो भी ऑप्टिमिस्टिक होंगे इसको लेकर के, शायद एक और कोशिश से मुल्क के हालात जो हैं वो शायद हो नहीं, हमें खुद बड़ी उम्मीद मिली है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक डेडलॉक पर आकर मामला रुक चुका है और लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी। लेट्स होप कि ये कमेटी जो है अपना रोल प्ले करे और मुज़ाकरात हों, बातचीत के जरिए मामला को आगे लेकर बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले के ऊपर हमसे बात कर रहे थे, अपनी राय भी सामने रख रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से आएंगे वापस बात करेंगे मजीद दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड, व्हाइट हाउस का फौजी कार्रवाई का इंडिया सामने आया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड का हुसूल कौमी सलामती की तरजीह है ताकि रशिया और चीन जैसे अमरीकी हरीफों को रोका जा सके। अब व्हाइट हाउस ये भी बता रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी कर रहे हैं, जिससे कशीदगी में ज़ाहिर है इजाफा भी हो गया है। और डेनमार्क ने इस बारे में खबरदार भी किया है कि ये नेटो इत्तेहाद को तबाह कर सकता है। अच्छा, गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में अमरीकी फौज की जानिब से आपको पता है कि वेनेजुएला के रहनुमा निकोलस मादुरो को, जो वहाँ के सदर थे, उनको हिरासत में लिए जाने के बाद से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने अज़ाइम जो हैं वो अब तेज़ कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब उनका रुख जो है वो ग्रीनलैंड की तरफ है। वैसे तो उन्होंने कुछ और ममालिक को भी थ्रेटन किया है या उनको वार्न किया है कि आपकी तरफ भी हम आ सकते हैं। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमाम बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये समझा दें, ग्रीनलैंड अमरीका के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, या इसकी जोग्राफियाई अहमियत जो है वो इतनी ज्यादा क्यों है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है जी, बिटवीन US एंड यूरोप, और स्ट्रेटेजिकली जिस तरह चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और उसको काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक स्पेसेस चाहिए, अमेरिका समझता है उसके पास होनी चाहिए, उसमें से एक है। लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का एटीट्यूड है।
या ट्रम्पिज्म है। अगर मैं आपको इनकी प्रेसिडेंसी की शुरुआत की तरफ ले जाऊं तो ये कनाडा पे भी कब्जा करना चाहते थे और उस जमाने में भी उन्होंने ग्रीनलैंड का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा शुड बिकम द 52nd स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो एक जिसको अब इस वक्त एक नाम दे दिया गया है, विच इज कॉल्ड ट्रम्प इम्पीरियलिज्म। तो उनकी दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहले वो पैसा फेंकते हैं, फिर वो टैरिफ की स्ट्रैटेजी लाते हैं और उसके बाद फिर वो ताकत का बरमला इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीनलैंड के हवाले से भी उन्होंने यही कहा है कि हम आपके साथ एक डील भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि डील उस वक्त होती है जब सामने जो आपके हरीफ बैठा हो उसके पास कोई चॉइस हो। जिस तरह ट्रम्प इस वक्त चल रहे हैं, सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है कुजा उसके कि वो या तो सकम कर दे अंडर अमेरिकन प्रेशर या अमेरिकन माइट को काउंटर करे। और ये ग्रीनलैंड की सूरत हाल तो आप समझिए इतनी मखदूश है कि ये यूरोप इन्वॉल्व है। यानी जो नेटो का फाइनेंसर था आज वो नेटो के मद्दे मुकाबिल खड़ा है। और इसके हवाले से भी आपको इशारे मिल रहे थे पिछले 4-5-6 महीनों से, क्योंकि यूरोप में ये चपखलिश स्केप्टिसिज्म मौजूद था, जहां उन्हें लगता था कि यूएस अब उस तौर उनके लिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए मौजूद नहीं है। तो यूके ने अपनी अफवाज और अस्करी ताकत स्ट्रेंथन करने की बात की, जर्मनी ने स्ट्रेंथन करने की बात की, और ओवरऑल नेटो को तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके थे कि मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। तो हम एक बड़ी मुश्किल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और उससे भी जो खतरनाक इंडिकेटर है जिसका इशारा इजराइल की तरफ से आया, क्योंकि जितने इजराइल के मकबूल टीवी चैनल्स हैं और मैगजीन्स हैं या में जो मकाले आते हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ किया गया है वेनेजुएला के साथ एग्जैक्टली यही करना चाहिए ईरान के साथ। और समझा जा रहा है कि ईरान जो है इस वक्त लाइन ऑफ फायर में आ सकता है। तो अगर ये सूरत हाल होगी तो फिर बाय डिफॉल्ट सफबंदियां होंगी और ये सफबंदियां फिर शुरुआत होगी तीसरी जंग अजीम की। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के पैराडाइम्स हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीक़ेकार 40 साल से दुनिया में अपनाए हुए थे, वो एक झटके में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म कर दिया है। और यही सूरत हाल उनके मुल्क के अंदर भी है। उनके मुल्क के अंदर भी आप इस वक्त देखिए ना कि वो न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनके साथ एक बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन में है। वहाँ इमिग्रेशन पे छापे पड़े, एक लड़की को मार दिया, और न्यूयॉर्क के मेयर का और अमेरिकन प्रेसिडेंट का या उनके ऑफिस का बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है उसके हवाले से। तो जिस अमेरिका से मैं इसमें बात खत्म करूंगी, आप सवाल जरूर पूछिए। जिस अमेरिका से मैं और आप आजकल डील कर रहे हैं या दुनिया डील कर रही है, ये अनहर्ड ऑफ था। ये बिल्कुल एक नया अमेरिका है, ये ट्रम्प का अमेरिका है, ये इंपीरियलिस्ट है और ये हर कदगन से आज़ाद है। राइट, अब व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ इट? ये ट्रम्प का अपना या ज़ाती फैसला, या फिर ये पूरे सिस्टम की अप्रोच जो है ना वो चेंज हो गई है ट्रम्प के इन डिसीजंस के बाद? हमें इसको किस तरह से समझना चाहिए? क्योंकि एक सॉवरन स्टेट के ऊपर, ठीक है, वेनेजुएला के अंदर जो भी मामलात हैं, उनकी आवाम अपने सदर से खुश नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरी कंट्री को ये इख्तियार कैसे हासिल हो जाए कि वो एक मुल्क के सदर को, उनकी अहलिया को दिन दिहाड़े अगवा कर ले एंड देन उनके ऊपर बात की जाए कि भाई हम इनके ऑयल के रिजर्व्स को देखेंगे। फिर ग्रीनलैंड के ऊपर जिस तरह से अब उन्होंने थ्रेटन करने पर आ गए। ये इंपीरियलिस्टिक अप्रोच जो है ट्रम्प की, उनकी अपनी है या पूरा सिस्टम इस तरह से सोच रहा है इस वक्त अमेरिका का? मेरा ख्याल है कि ये नेकेड इंपीरियलिज्म है और एक वॉर मशीनरी है अमेरिका में, जो जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो थ्राइव करती है कॉन्फ्लिक्ट पे। अमेरिकी मईशत की बका जुड़ी हुई है कि कहीं तनाज़े होते रहे। तो इन सम वेज अमेरिकन डीप स्टेट वहाँ शायद उन्हें किसी तौर सपोर्ट करती है। अभी एक पोल आया है जिसमें कहा गया है कि 66% रिपब्लिकन्स इन्हें इस पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी पोस्ट आप देखते हैं जो कहते हैं कि ये ट्रम्प का अमेरिका है, ये हमारा अमेरिका नहीं है। लेकिन आपने देखा कि जो वेनेजुएला में हुआ उस हवाले से जो अमेरिकन सिविल सोसाइटी है वहाँ से कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठी। जब इजराइल में अमेरिका पुष्टपनाही करता था तो यूनिवर्सिटीज़ से आवाज़ें उठी थी और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को सजाएं भी दी गई थी, प्रेसिडेंट्स ने रिज़ाइन किया था, फंडिंग्स रोकी गई थी, इस तरह की चीज़ें की थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। वेनेजुएला पे तो कोई सवाल ही नहीं उठा है कि ये अमेरिका ने क्या किया है। तो आई लार्जली थिंक कि जो 2026 है उसमें कि हम बहुत
खतरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और अमेरिका ये हमेशा से करता था, लेकिन थोड़ा पर्दा था। आप समझिए वो पर्दा बिल्कुल चाक हो गया। आज से पहले भी अमेरिका ने कोई 20-22 रिजीम चेंज किए हैं, लेकिन अब वो रिजीम चेंज नहीं कर रहा, वो फोर्सफुली एक प्रेसिडेंट को, उसकी बीवी को उसके मुल्क से उठाकर अपने कोर्ट में ट्राई कर रहा है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अभी तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी टू से कॉल नहीं हुई है, चाइना ने मजम्मत की है। और इसमें आप देखिए कि अमेरिका इस वक्त जो है वो इन सम वेज फ्रस्ट्रेटेड भी है और डेस्परेट भी है, क्योंकि वो जो अपना यूनिपोलर स्टेटस है ना, कि मैं एक दुनिया की वाहिद बड़ी ताकत हूँ, वो उसको बरकरार रखना चाहता है। बिल्कुल सही है। और वो हर उस मुल्क को काउंटर करना चाहता है जो इसके राह में खड़ा हो, और उसमें सरे फहरिस्त चाइना है, और फिर रशिया है, और फिर ईरान है। तो आपको नजर आता है कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तौर भी जो यूनिपोलैरिटी की गद्दी है वो अमेरिका के नीचे से खिसक ना जाए, क्योंकि अब कहा जाने लगा था कि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो अमेरिका शायद आखिरी कोशिश कर रहा है कि मल्टीपोलैरिटी स्टैब्लिश ना हो और ये यूनिपोलर वर्ल्ड ही रहे। टाइमिंग उसने इस तरह देखी है कि रशिया ऑलरेडी एक जंग में मुलव्वस है, और देखिए इससे किस तरह का ट्रेंड चला। अच्छा, आपने कहा कि डेस्परेशन भी नजर आ रही है, फ्रस्ट्रेशन भी अमेरिका की तरफ से नजर आ रही है। और इस डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन में क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि डेनमार्क की तरफ से कह दिया गया है कि शायद नेटो का जो इत्तेहाद है वो टूट सकता है। अगर ऐसा हो जाता है फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, सिर्फ नेटो का तो इत्तेहाद टूटेगा तो उसका मतलब है कि यूरोप ऑलरेडी जो इतनी मुश्किल में मजीद बिखर जाएगा। यूरोप तो अभी अपने आप को संभाल रहा है रशिया के अटैक से, यूक्रेन के ऊपर जो हो रहा है वो भी नेटो पे अटैक था, वो भी यूरोप पे अटैक था, उससे भी रेफ्यूजी इन्फ्लक्सेस हो रहे हैं यूरोप के अंदर। उससे यूरोप ने रिकवर नहीं किया है, अमेरिका ने वहां भी अपना हाथ उनके ऊपर से हटाया, और अब समझिए कि अमेरिका और प्यूटन एक ही सफ में खड़े हो गए। प्यूटन ने यूक्रेन पे हमला किया है, और ट्रम्प कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे जरूरत है ग्रीनलैंड की, मैं उसका हसूल गलत नहीं समझता और किसी की तरह उसको हासिल करूंगा। सॉरी टू कट यू हियर, आपने शुरू में ट्रम्प के लिए एक वो टर्म यूज की थी। एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसमें कहा जा रहा था कि ट्रम्प ने जो उनकी पॉलिसी है खारजा पॉलिसी अमेरिका की, उसको प्यूटनाइज कर दिया, प्यूटनाइजेशन ऑफ द खारजा पॉलिसी। ये हो रहा है इस वक्त। दिस इज सो, जो कल के रॉन्ग्स थे, ट्रम्प ने आज उनको ट्रम्प राइट कर दिया है। इट्स नॉट द अमेरिकन राइट, इट्स द ट्रम्प राइट। तो जिसके लिए वो प्यूटन के साथ बातचीत करना चाह रहे थे, आज वो खुद करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए ना कि यूरोप में तो इस वक्त स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है कि जो मुल्क हमारे साथ खड़ा था, जो नेटो का फाइनेंसर था, आज वो तकरीबन जो है वो अटैकर के फेज में चला गया है। और ये भी बात बिल्कुल दुनिया के सामने वाजे हो रही है दैट कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स कर गई है। यानी अगर आप अपनी दिफा के काबिल हैं तो आपकी इस दुनिया में बका है, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और हमने देखा कि इंडिया ने मई में ये कोशिश की थी, और जब इंडिया से को पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे किए, तो अमेरिका ने भी अपनी समझिए पिवट की अपनी अलायंस इंडिया के साथ। लेकिन वो तो समझिए शुरुआत थी ना, उसके बाद अमेरिका वही सब कुछ कर रहा है जिसके लिए वो सो कॉल्ड जंगें रुकवा रहा था। अगर वो पीस प्रेसिडेंट हैं, अगर वो जंगें रुकवा रहे हैं, तो वो तो जंगों की शुरुआत भी कर रहे हैं। और डेनमार्क के हवाले से उन्हें एक थोड़ा सा गुस्सा भी है कि जो वो नोबेल पीस प्राइज चाहते थे वो वहां से इनिशिएट नहीं हुआ। तो इसमें एक मुझे पर्सनल ईगो, पर्सनल झोंझ और गुस्सा भी नजर आता है। लेकिन मैं इसमें अपनी बात खत्म करूंगी। बीबी, जो खतरनाक बात है कि अमेरिका के अंदर भी जो टेंडेंसीज अनलीश हो रही है ना, ये अनहर्ड ऑफ थी। आज एक इमिग्रेशन के जो पे छापे पर एक औरत को पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। एग्जैक्टली। और एक ऐसा अमेरिका है जिससे मैं और आप वाकिफ नहीं थे। ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, ये डेस्टिनेशन फॉर इमिग्रेंट्स नहीं रहा। अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन नाइटमेयर बन रही है।
वेरी ट्रू। इन द एंड डॉक्टर साहिबा इसके ऊपर भी एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कहीं पर पढ़ा तो नहीं है, सुना भी नहीं, लेकिन एक माइंड में सवाल उठता है ना बार बार, क्योंकि हम अपने मुल्क के अंदर इस तरह की सिचुएशन देखते रहते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि ट्रंप का नाम जो है वो सामने आना चाहिए और एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक किया जाना चाहिए। ये अमेरिकन जो लोग हैं, अमेरिकन शहरी, उनकी तरफ से मुतालबा हो रहा था। क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है इतने बड़े बड़े स्टेप्स या एडवेंचर्स की ट्रंप की तरफ से? अब this attention diversion is always a political tactic, हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन हमें ये भी नजर आता है कि जो उन्होंने नक्शा खींचा है वेनेजुएला में ये सब करने का, वो इससे पहले इससे बड़े बड़े जराइम माफ कर चुके। ड्रग्स और पॉपी और ड्रग कार्टल्स अमेरिका के लिए कभी भी कोई बड़ा मसला नहीं रहा है। अफगानिस्तान में जब ये खुद बूट्स ऑन द ग्राउंड थे, इन्होंने कभी पॉपी कल्टीवेशन को टच नहीं किया, जबकि इनके अपने लोगों ने इनसे कहा कि इसका पैसा इस्तेमाल होता है आर्म्स खरीदने में। तो अमेरिका जंगें भी करता है, उन जंगों से जब दिल चाहता है बाहर निकल आता है, खित्तों को मुश्किल में छोड़कर, और रिजीम चेंज भी उसका वतीरा है। तो ये जो कुछ ट्रम्प कर रहे हैं ये बहुत खुल के कर रहे हैं, पर्दा चाक हो गया है। अमेरिका माजी में भी ये सब कुछ करता रहा है, लेकिन इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत लोगों का कयास ये है कि ये अमेरिकन बिहेवियर लीड करेगा सब बंदियों की तरफ, ऐसी सब बंदियों की तरफ विद मिडिल पावर्स मेकिंग चॉइसेस, जो शायद हमें धकेल दे तीसरी जंग अजीम की तरफ। और तीसरी जंग अजीम तो अल्लाह जाने किस चीज से लड़ी जाएगी, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती थी कि चौथी जंग अजीम सिर्फ पत्थरों से और डंडों से लड़ी जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। सो हम तो एक्चुअली एक बहुत खतरनाक सूरत हाल इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। मुझे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद आता है, लेकिन उस वक्त सैनिटी प्रिवेल्ड, तो कैनेडी ने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। इस वक्त तो सिर्फ चाइना हमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता हुआ नजर आता है, अमेरिका की तरफ से तो कोई रिस्ट्रेंट नहीं। बहुत शुक्रिया हुमा बुकाई साहिबा, आपने सारा एनालिसिस जो है ना अपना इस सिचुएशन भी हमारे सामने रखा और बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा है कि इस वक्त चल क्या रहा है। जनाब, इस दुआ के साथ ये अल्लाह करे जिसका खदशा जाहिर किया है डॉक्टर साहिबा ने कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ आगे ना बढ़े, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। इस वक्त दुनिया के अंदर ना बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जो कि एटॉमिक पावर बन चुकी हैं, तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद हमारे साथ। अच्छा जी, वेलकम बैक। सर्दियां जब आती हैं तो अपने साथ एक खूबसूरत मौसम भी लाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, लेकिन जो शामें होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं सर्दियों की। आप मेरे साथ मेरे ख्याल से एग्री करेंगे। शामें खूबसूरत होती हैं, बहुत ठंड होती है, दिल ही नहीं करता निकलने का बेड से, सुस्ती हो जाती है ना। वो मैं यही कहा कि ये फैक्टर एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ साथ सर्दियां जो हैं वो अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेकर आती हैं जो आपकी सेहत से मुतालिक होते हैं, जिसमें नज़ला ज़ुकाम सबसे पहले, जैसे सर्दी शुरू होती है तो आपको लपेट में लेता है, फिर सीने के मसाइल भी जो लोगों में बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमारी जो डेली की रूटीन होती है, जो डेली की खुराक होती है, और फिर किचन की कुछ आदत भी ऐसी होती हैं जिनमें तब्दीली लाना नागुज़ीर हो जाता है। अब वो तब्दीलियाँ कौन कौन सी हैं जो हमें लेकर आनी चाहिए? ये मैं तो नहीं जानती, ये हम जानेंगे एक्सपर्ट से, लेकिन हमें पता ये चला है कि थोड़ी सी तब्दीली करके जो है ना आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब वो क्या तब्दीलियां हैं ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो जब भी आती है ना स्टूडियोज़ में और हमारे शो के अंदर, मेरा मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है उनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी को देखकर। हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप आगा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी न्यू लुक बहुत अच्छी लग रही है, ये सर्दी की वजह से है वैसे आपने? नहीं, सर्दी है। मुझे लग रहा है स्टाइल भी है आगा साहब। बहुत अच्छा। आगा साहब, क्या हमें करना है? सबसे पहले तो ये बताइए, सर्दियों की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़्यादातर लोगों को? नज़ला ज़ुकाम ये तो हमें पता ही है, क्या तब्दीलियां हम कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में? बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ आम है वो है प्यास की कमी। प्यास नहीं लगती। प्यास नहीं लगती सर्दियों में? सर्दियों में प्यास नहीं लगती, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी वही है जो पहले थी। अच्छा। गर्मियों में रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी के जो मेयार है उससे प्लस हो जाता है गर्मी में निकलने वाला पसीना। बिल्कुल। इस वक्त क्योंकि पसीना नहीं निकल रहा, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर तो वही है, तो उस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर को पूरा करना ज़रूरी है, वरना ड्राइनेस होगी,
अब ड्राइनेस के कई अवामिल हो सकते हैं। ड्राइनेस की वजह से नाक अंदर से खुश्क हो जाएगी, क्योंकि मौसम भी खुश्क है, लिहाजा जब ये खुश्क होगी तो अल्लाह का निज़ाम इसमें नज़ला पैदा करेगा ताकि उससे वो गीला रखे नाक को। वो एक नई कहानी है। फिर उसके बाद पानी की कमी की वजह से स्किन में पानी की कमी वजह से हल्की हल्की सी ड्राइनेस जो आएगी वो झुर्रियाँ पैदा करेगी। वो एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। जस्ट जो एजिंग और नॉन एजिंग के तमाम लोग जानते हैं, वो अगर पानी कम पी रहे हैं तो वो और अपने लिए मुसीबत कितना पानी पिए आगा साहब? सर्दियों में कितने ग्लास पानी जो है, ठीक है हम इग्नोर कर देते हैं, 2-3 ग्लास पी लेते हैं, जो हम अपने साथ खुद ही ज्यादती कर रहे होते हैं। कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? साइंटिफिक उसूल जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो WHO का है, वो ये है कि जितना आपके जिस्म से पानी खारिज हो रहा हो उससे 500 ml ज़्यादा पानी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका आपके जिस्म से पानी कितना निकल रहा है, पसीने की सूरत में, पेशाब की सूरत में, रुतूबतों की सूरत में, जो कुछ निकल रहा है उससे 500 ml ज़्यादा। इसका मतलब है कि अगर एक शख्स एक दिन में यूरिन पास कर रहा है 1 लीटर से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये कि उसे 1750 ml पानी पीना है। ये साइंटिफिक उसूल है। अब 1750 का मतलब है कि एक ग्लास जो है 250 ml का होता है। 1750 ml का मतलब है कि उसमें कम से कम 7 ग्लास पानी, ये कम से कम की बात कर रहा हूँ, ये 7 ग्लास पानी लाजमी पीने सर्दियों में। और उसके बाद फिर अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर को बेहतर करना। ठीक है। पहली बात तो पानी का इस्तेमाल है। मैं चाह रहा था कि हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा हाईलाइट करें कि हम अपने किचन से अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। चाह रही थी किचन में क्या तब्दीली करनी है, ये बताइए। किचन में, अच्छा, किचन में जो सबसे बेहतर दवा है, बहुत अच्छी दवा है, वो है लहसुन। अच्छा, अब लहसुन को मैं कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैंने लहसुन की फ़ायदों से कैसे अपने आप को छुड़ा लिया है। गार्लिक ब्रेड बना के खा लें, वाई नॉट, बहुत अच्छी होती है ना, क्योंकि लहसुन तो जा ही रहा है ना। लहसुन जाना चाहिए किसी भी तरीके से, किसी। अब देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ख़वातीन ने अपना 1.5 मिनट बचाने के लिए अदरक और लहसुन पेस्ट बना के फ्रीज कर देना है। वो तो मैं भी करती हूँ, सभी सारी आप ख़वातीन यकीन करें कि ये इतनी बुरी आदत है। अच्छा। यानी घर वालों की सेहत को बेहतर करने के लिए जो हमारे बड़ों ने हमें तरबियत दी, हमने उसका बेड़ा कर दिया। सेहत के लिए वो फायदेमंद तो चले नहीं है, जो पेस्ट है वो नुकसान पहुंचाता है। यकीनन उसकी वजह है कि जो हमें चाहिए, लहसुन से चाहिए हमें एलएसएन, हमें जिंजर से चाहिए जंजरीन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन जब मिलती है तो इसकी लाइफ 24 घंटे होती है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है। लिहाजा अदरक लहसुन पेस्ट बनाकर अगर हम घर में रख रहे हैं तो हमने वो दो जो बेनिफिशियल आइटम्स हैं, हमने उनसे तो हाथ धो लिया। हम तो फिर उनको सिर्फ टेस्ट के लिए ही फिर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि हमारा मसाला अच्छा सा बन जाए। अब जैसे आपने फरमाया गार्लिक ब्रेड, क्या इसी तरह बहुत हल्की सी हम लहसुन की चटनी बना के नहीं खा सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छी बनती है। लहसुन की चटनी लाल वाली जो होती है, लाल लहसुन वाली का तो वैसे मैंने अचार भी खाया है। ठीक है, लहसुन का अचार। अच्छा, लहसुन के अचार में एक इशू ये है कि लहसुन को पहले डिज़ोल्व करने के लिए सिरके में रखा जाता है, तेज़ाब में रखा जाता है। तो अचार की हद तक अगर आपने घर में अचार बनाया है तो बेस्ट है, वरना लहसुन को किसी न किसी तरह ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इस मौसम में जो हमारे यहाँ अयाशियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो लहसुन हो गया। हाँ, सर्दी की अयाशी जो है ना, वो है ड्राई फ्रूट्स। सर्दी की अयाशी है बेसन की रोटियाँ। तो अब वो बेसन की रोटियां, इन्होंने जो लाल मिर्च की चटनी कहा ना लहसुन की, तो मेरे जहन में बेसन की रोटी आई। अच्छा, बेसन की रोटी या फिर वो मकई की भी एक रोटी होती है ना? मकई की होती है। मैं तो तली हुई रोटी होती है ना, रात की बासी रोटी को जब तल के सुबह अम्मी, अब तो नहीं, अम्मी दिया करती थी, और साथ वो लहसुन की चटनी। मैं कहती हूँ मेरे सामने जो मुर्ग मुसल्लम हो, मुझे वो नहीं चाहिए, वो चाहिए लहसुन की चटनी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब लहसुन का काम क्या है? लहसुन का काम हमारे अंदरूनी आज़ा जो है उसके अंदर लिक्विडिटी को पैदा करना है। ओके। लहसुन का काम हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है। लहसुन का काम हमारे जिस्म की रगों में आने वाली सर्दी की वजह से हो या कोलेस्ट्रॉल की वजह से तंगी को दूर करना है। ठीक है। अब देखिए लहसुन की ज़रूरत हमारी सर्दियों में कितनी ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि अदरक पर आइए तो अदरक हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करती है, क्योंकि पानी की कमी हर इंसान में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, अदरक उससे
हमको बचा लेगा। अदरक का तो कहवे में भी डाल के अगर आप पी लें, आप इसमें बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप बता रहे हैं लहसुन और अदरक खाने में इस्तेमाल करें, तो पीने में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हम किचन में चेंजिंग ला सकते हैं सर्दियों में? देखिए मेरी दरख्वास्त ये कि एक और मामूल बना लें सर्दियों में। अच्छा। 3 चीज़ें। नंबर 1 अदरक, आपने कहा ना कावा, अदरक। नंबर 2 दालचीनी। अब दालचीनी जो है वो शुगर लेवल को मैनेज करेगी, दालचीनी हमारे हजम के निज़ाम को बेहतर करेगी, गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए इससे बेहतर दवा कोई नहीं है। टेस्ट कितना अच्छा होता है सिनेमन का, सिनेमन पाउडर, आई लव इट। लोग तो वैसे चाय में भी इस्तेमाल कर लेते हैं ये टेस्ट तो मसाले। आलम ये है कि अगर आप इन्हें बहुत अच्छा सा केक लेंगे स्विट्जरलैंड में, Exactly. स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ अच्छा, पर मैंने बड़ी आपको तारीफ टेस्ट सुनी वही है होगा। सिनेमन केक की। अच्छा, Cinnamon होता इसके है, अलावा तो अदरक, दालचीनी और 2 अदर लौंगे। लौंग एंटी स्पाज्मोलाइटिक है। स्पाज्मोलाइटिक का मतलब ये है कि जो आंतों में हमारे बल पड़ते हैं उनको बेहतर करती है। एंटीसेप्टिक है, दर्द दूर करती है। एंटी गैसेस है, गैसेस को ख़त्म करती है। तो ये 3 चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ कि अदरक, दालचीनी और लौंग, अगर हम इन 3 चीज़ों का कावा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें सर्दियों में, रात को शाम को जब बकौल आयशा के सुस्ती हो जाती है ना, बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, उस वक्त वो कावा पिएं, आप यकीन करें कि तमाम लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। एक तो पानी की कमी दूर हो रही है, इससे कि ये पानी हमारी इंक्लूड होगा पानी में। ओह अच्छा, अच्छा, बहुत सारे पानी इंक्लूड नहीं होते पानी में, मसलन कोल्ड ड्रिंक पानी में इंक्लूड नहीं होती, हालांकि वो पानी है, लेकिन पानी की जो मिकदार हमारे जिस्म में जा रही है उसमें इंक्लूड किसी भी फॉर्म में पानी जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाना चाहिए। जबरदस्त। अदरक, लहसुन, अदरक, ठीक है, लौंग और दालचीनी, ये 3 चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, मैंने अपने जहन में सेव कर दिया। और इसके साथ ही हो चुका है वक्त हमारे शो का खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।